गवाह है कि जिस भी देश में मातृशक्ति की उपेक्षा की गई है वो कभी शिखर पर नहीं पहुंच पाया। हमारे तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन फिर भी इस देश की सत्ता ने दशकों तक महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक समझा। उसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश जैसे देश में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सत्ता में हमारे देश से ज़्यादा रहा। लोकतंत्र के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो कि सदियों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया के तहत पारित नहीं हुआ। ये महिलाओं के सामर्थ्य को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का, स्थापित करने का एक शंखनाद है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, इस ऐतिहासिक अधिनियम के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक ऐसा बिल जिसने महिलाओं को याचक नहीं बल्कि शासक के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। मैं आगे कंटिन्यू। कागज का टुकड़ा नहीं है, ये 27 वर्षों की वनवास की समाप्ति है। पिछली सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने संसद के नए भवन के प्रथम सत्र में इस बिल को पारित कर ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि विकसित भारत की नींव नारी शक्ति के बिना अधूरी है। आइए हम इस अधिनियम के बारे में कुछ मुख्य तथ्य हैं उसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो देश की लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटों पर आरक्षण मिलेगा, यानी कि अब हर तीसरी सीट पर बहन बेटियां नेतृत्व करेंगी। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। इसके अलावा 82 सीटों का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में वो बढ़कर 181 हो जाएगा। ये संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो महिलाएं हैं उनको अपनी आरक्षण सीमा के भीतर ही 33% का अतिरिक्त आरक्षण मिलेगा। इससे हर वर्ग जाति की महिला को समान रूप से सशक्त करने में सफल होगी सरकार। वर्तमान में 15 वर्षों के लिए इसे लागू किया जा रहा है। आगे संसद इसे बढ़ा भी सकती है। इस अधिनियम के आने से महिलाओं की सिर्फ संख्या नहीं बढ़ेगी बल्कि पॉलिसी मेकिंग यानी कि नीति निर्धारण में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। हमने देखा है पंचायत में महिलाओं ने अपनी क्षमता सिद्ध की है। अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में भी महिलाएं अपनी क्षमता को सिद्ध करेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वह महिला दृष्टिकोण से नीतियां बनाएंगी। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा कि उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से रसोई धुआं मुक्त हुई, कैसे स्वच्छ भारत से सम्मान मिला, कैसे मुद्रा योजना से आर्थिक पंख मिले। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन सभी प्रयासों के शिखर पर है। क्यों? क्योंकि अब महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं होंगी, वो खुद मेज की दूसरी तरफ बैठकर इस भारत देश के कानूनों को बनाएंगी। अब वो हितग्राही से बढ़कर भाग्य विधाता बनेगी। विकसित भारत का जो संकल्प है वो ये इस बात को दोहराता है कि सिर्फ पुरुषों के द्वारा विकास नहीं होगा। अब महिलाएं जब कंधों से कंधे मिलाकर चलेंगी तभी ये संकल्प पूरा होगा। विमेन डेवलपमेंट यानी कि महिला विकास से आगे बढ़कर अब हम विमेन लेड डेवलपमेंट यानी कि महिला नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इससे राजनीति की गुणवत्ता और संवेदना सब बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वंदन है उस सामर्थ्य का जो राष्ट्र को गढ़ता है। ये अभिनंदन है उस शक्ति का जिससे भारत गढ़ता है। अंत में मैं एक पंक्ति, राष्ट्रकवि दिनकर जी की एक पंक्ति
जो एक समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, उसे दोहराना चाहती हूँ, लेकिन अपने तरीके से। सारी महिलाएं अब जोश में एक साथ कह रही हैं कि सिंहासन खाली करो, आधी आबादी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।